हम जब भी बात करते हैं तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फायदे के बारे में बात करते हैं, बट हमारे कई पेशेंट पूछते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या कोई नुकसान भी है, इसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है और हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से संबंधित रिस्क यानी कि जोखिमों के बारे में बताने जा रही हूँ। जब भी हम सर्जरी की बात करते हैं तो कुछ रिस्क हमारे दिमाग में आते हैं, एक डर हमारे दिमाग में होता है, हमें हमेशा लगता है कि हमें कुछ हो ना जाए, और बहुत सारे मरीज इसके चलते अपना ऑपरेशन पोस्टपोन करते रहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में डर काफी गहरे तक बैठा होता है और उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ हो जाएगा। तो सर्जरी कोई सी भी हो, रिस्क थोड़ा तो हमेशा होता है। जैसे कहा गया ना, जब तक जिंदगी है तब तक मौत के रिस्क है। तो इसी प्रकार जब तक हम कोई भी काम करते हैं तो हर काम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं, बट बीमारी को पालना उसके इलाज करने से ज्यादा खतरे वाला होता है, यानी कि ज्यादा रिस्की होता है। कल ही हमने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया जिसका कि हमने 3.5 किलो की गांठ निकाली है बच्चेदानी के अंदर से, और वो 4 साल से इस गांठ को सिर्फ इस डर के मारे पाल रही थी कि उसे डर लग रहा था कि उसे कुछ हो ना जाए, लेकिन इसके चलते उसने बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ा ली कि अब उसका इलाज के लिए कम हमें 5 घंटे लगे। तो इस प्रकार कभी भी डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपना इलाज करवाइए। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जहां तक हम बात करते हैं तो उसमें जो सामान्य सर्जरी से संबंधित रिस्क तो है ही, साथ में कुछ स्पेसिफिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से रिलेटेड रिस्क भी होती है। यानी कि जब भी सर्जरी होती है तो सबसे पहला चीज जो आती है दिमाग में वो है एनेस्थीसिया, यानी कि सबसे पहले बेहोशी दी जाती है। इसीलिए पहले बेहोशी की फिटनेस कराई जाती है, यानी कि प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराकर बेहोशी की फिटनेस ली जाती है, ताकि यानी कि पेशेंट के लंग्स, लीवर, किडनी और हार्ट इन सब की जांच की जाती है, जिसमें ईसीजी, एक्सरे वगैरह सब कुछ आता है, और उन सबको फिटनेस देख के ही सर्जरी के लिए लिया जाता है। क्योंकि यदि पेशेंट के हार्ट में या लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो तो एनेस्थीसिया की दवाई देने के बाद में थोड़ा रिस्क बढ़ सकता है, कार्डियक अरेस्ट होने की संभावनाएं हो सकती है, या फेफड़ों में सांस लेने की समस्या हो सकती है। तो ये नॉर्मल सर्जरी आप कराएं चाहे आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराएं, दोनों में ही इसी प्रकार दोनों रिस्क सेम है। लेकिन जब हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में रिस्क की बात करते हैं तो सबसे पहला जो रिस्क आता है कि उसमें जो ट्रोकार डालते हैं, यानी कि जब हम सबसे पहला ट्रोकार डालते हैं, जो छेद बनाते हैं दूरबीन डालने के लिए, वो ब्लाइंड होता है। यदि आपके पहले कोई सर्जरी हो रखी है, आपको पहले ट्यूबरकुलोसिस है, या आपके अंदर आते या किसी प्रकार से कोई ऑर्गन्स चिपके हुए हैं, तो कई बार एक रिस्क होता है कि जो ट्रोकार डाला वो सीधा हाथों के अंदर चला जाए, या पेशाब की थैली के अंदर चला जाए, या इधर उधर कहीं चोट लग जाए। ये रिस्क 1 लाख में 1 आध पेशेंट्स को होती है, लेकिन होती है ऐसी। ये इसी प्रकार है कि जैसे हम रोज गाड़ी चलाते हैं रोड पर, लेकिन एक्सीडेंट का रिस्क फिर भी होता है। हम खुद चला रहे होते हैं, हमारे परिवार वाले उसमें होते हैं, और हम ये जानते हैं कि एक्सीडेंट की रिस्क होती है, फिर भी हम गाड़ी चलाते हैं। इसी प्रकार सर्जरी करते समय भी हम जानते हैं कि रिस्क है, लेकिन हमें सर्जरी करनी होती है, क्योंकि सर्जरी के बेनिफिट्स काफी ज्यादा है, रिस्क काफी कम है, रिस्क कंट्रोल्ड होती है और उसे मैनेज किया जा सकता है। यानी कि यदि आंतों में या पेशाब की थैली में कहीं चोट लग भी जाती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। दूसरा जो रिस्क आता है पेट के अंदर गैस डालने का, यानी कि हम जब दूरबीन अंदर डालते हैं तो उसके अंदर CO2 गैस डालते हैं। CO2 गैस डालने से ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी, CO2 गैस के कारण ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है। इसीलिए पेशेंट को हाई फ्लो पे ऑक्सीजन दिया जाता है। दूसरा, यदि आप एनेमिक हैं, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन है, तो आपके CO2 का असर ज्यादा हो सकता है। ऐसी स्थिति में पहले आपका हीमोग्लोबिन लेवल बराबर मैनेज किया जाता है, उसके बाद ही सर्जरी प्लान की जाती है। कई बार ये जो CO2 होती है वो पेट की दीवारों के अंदर चली जाती है, जिसके कारण इसको सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा कहा जाता है, और पेट के अंदर क्रंची क्रंची फील होने लग जाता है। यानी जब आप पेट की दीवार को दबाएंगे तो कुछ क्रंची क्रंची सा फील होने लगता है, इसको सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा कहते हैं। और ये कई बार यदि फेफड़ों के आसपास के एरिया में चला जाता है तो फेफड़े कोलैप्स होने लगते हैं और हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन इसका भी अगेन मैनेजमेंट किया जाता है, पेट के अंदर से उस गैस को निकाला जाता है, जिसकी आगे चलकर आपको कोई तकलीफ ना आए। पेट के अंदर जो CO2 गैस डाली जाती है वो कई बार पानी के साथ मिलकर, यानी H2O के साथ मिलकर CO2 और H2O प्लस बाइकार्बोनिक एसिड बनाते हैं। बाइकार्बोनिक एसिड हमारी जो डायाफ्राम होता है, जो सांस लेने की मसल होती है, उसकी जो नर्व होती है उसको इरिटेट करते हुए कई बार आपको शोल्डर पेन होता है। शोल्डर पेन होना लेप्रोस्कोपी का एक्सक्लूसिव सिम्टम है, यानी कि ओपन सर्जरी में कभी भी नहीं होता है। जनरली 99% लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर ही देखा जाता है, लेकिन ये स्वतः ही अपने आप ही ठीक हो जाता है। 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, और यदि आप बैठे रहते हैं, खड़े रहते हो, घूमते फिरते रहते हैं तो दर्द कम महसूस होता है और लेटने से ज्यादा महसूस होता है। इसके अलावा जब हम एक्सेसरी पोर्ट्स बनाते हैं, यानी कि जब मेन दूरबीन वाला पोर्ट डाल लिया, उसके बाद हम पेट के अंदर पूरा चेक कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरे पोर्ट डालते हैं, तो कई बार अगर कोई पोर्ट या कोई ट्रोकार झटके से चला जाए तो भी आंतों में चोट लगने की संभावना होती है। लेकिन अगेन ये काम पूरे ध्यान से किया जाता है और ये संभावना ना के बराबर होती है, बट फिर भी होती है।
इसके अलावा कई बार किसी ब्लड वेसल में चोट लग सकती है या और किसी आसपास के ऑर्गन में चोट लग सकती है, जिसका कि समाधान संभव है। इसके अलावा यदि हम जब भी सर्जरी कर रहे होते हैं तो कोई ब्लड वेसल अगर प्रॉपर सील नहीं होती है तो ब्लीडिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर लगता है कि ब्लड वेसल काफी मोटी है तो फिर उसे धागे से बांध दिया जाता है। अब इस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो सर्जरी कर रहा है वो सर्जन कितना कॉन्फिडेंट है और कितना एक्सपर्ट है और कितना उसको एक्सपीरियंस है। कई बार बिगनर्स के साथ वो ब्लीडिंग होने के बाद वो सर्जरी कंट्रोल नहीं कर पाते और कई बार ब्लड लॉस काफी ज्यादा होने से पेशेंट को रिस्क हो जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ओपन सर्जरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि पेट खोल लिया जाता है और हाथ से प्रेशर देकर ब्लीडिंग रोक ली जाती है और उसके बाद में हेल्प के लिए किसी सीनियर इंसान को या सीनियर डॉक्टर को बुलाया जा सकता है या कई बार प्रेशर देने से ब्लीडिंग रुक जाती है। इसी प्रकार यदि कई बार आंतों में चोट लग जाती है, पेशाब की थैली में चोट लग जाती है और बिगनर है और उसको आते और ब्लैडर रिपेयर करना नहीं आता है और या उसको किसी सर्जन को बुलाना है तो भी उसे कई बार ओपन करना पड़ सकता है, यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ओपन सर्जरी करने का भी रिस्क हो सकता है। इसके अलावा जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर जो सामान्य सर्जरी की रिस्क होती है, यानी कि जैसे कि इन्फेक्शन होना, क्लॉट्स बनना या एम्बोलिज्म होना, यानी कि खून के थक्के बनकर आसपास के नसों के अंदर चले जाना, ये सारी चीजें संभव है क्योंकि पेशेंट 2 से 3 घंटे तक सीधा लेटा रहता है। तो कई बार खून का थक्का बन जाता है और वो आसपास की धमनियों में, आर्टरीज के अंदर चला जाता है, जिससे कि ब्लॉकेज होने की संभावना होती है। कई बार यदि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर से क्लीन नहीं है, ऑटोक्लेव नहीं है या उनका डिसइंफेक्शन प्रॉपर नहीं हो रखा, तो कई बार इन्फेक्शन होने की संभावनाएं भी हो सकती है। तो इस प्रकार सामान्य सर्जरी की जो रिस्क है वो तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर होती ही है, बट कुछ एक्स्ट्रा रिस्क भी हो सकती है, जिसको कि अगर हम समराइज्ड वे में बात करें तो उसमें हो सकता है कि ट्रोकार, जो हम फर्स्ट ट्रोकार एंट्री करते हैं तो उसमें आंतों में चोट लगना हो सकता है, ब्लड वेसल्स में चोट लग सकती है। इसके अलावा गैस की अपनी समस्याएं होती है और उसके साथ ही साथ आसपास के एरियाज में अंगों में चोट लगने के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इस अलग से अगर देखा जाए तो ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ओपन सर्जरी में करने का भी एक रिस्क होता है।